अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज जो हम केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसके जो टॉपिक्स हैं आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम जो एटॉमिक मॉडल की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज जो हमने डिस्कस करना है सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके साथ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, और उसके बाद जो प्रोटॉन है इसको हम एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं और इसकी क्या यूनिकनेस है, और न्यूक्लियस नंबर क्या होता है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मूव करेंगे जो पहला टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके पास्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले जो है दिस इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, बोहर एटॉमिक मॉडल जो पेश किया गया था ये 1913 के अंदर, और किसने पेश किया था, जो इसका नाम था नील बोहर। ठीक है, और ये किसके रिस्पांस में दिया गया था, ये कंसिस्टेंट था रदरफोर्ड के साथ, लेकिन उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई थी। जैसे उसके रदरफोर्ड क्या कहता था कि जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा और आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिसको वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करता था। लेकिन उसको ओवरकम किया था बोहर ने। बोहर लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करता था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा, ये जब शेल छोड़ेगा तो जंप करेगा, उस दौरान या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। इसके जो मेन पास्टुलेट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पास्टुलेट्स क्या हैं? सबसे पहला पास्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस on circular path. These paths are known as अब इन पाथ्स को नाम क्या दिया गया था? नॉन एज। अब यहाँ पे जो इन्होंने नाम दिया इसको वो भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले इनको ऑर्बिट कह सकते हैं, शेल्स कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब है कि जो बोहर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी वो 2 डायमेंशनल थी। ठीक है, रदरफोर्ड क्या कहता था, बोहर जो है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पोर्शन, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट होगा वो सर्कुलर होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसके ऊपर मूव करता है, सर्कुलर पाथ के ऊपर। इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर, यहाँ पे हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे सर्कल्स हैं इनको हम क्या नाम देंगे, इनको ऑर्बिट कह सकते हैं, इनको हम शेल्स कह सकते हैं, इनको हम तीसरा नाम क्या दे सकते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ के ऊपर। जैसे ये इन एनर्जी लेवल्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन के साथ। एन इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 2 और एन इज इक्वल्स टू 3। अब जो नेक्स्ट पास्टुलेट है, पास्टुलेट नंबर 2, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन revolves in those orbit
whose angular momentum will be equal to integral multiple of h over 2 pi। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। ये आपने याद रखना है। L किसके बराबर होता है? mvr। mv जो है ये लीनियर मोमेंटम है। P इज इक्वल्स टू mv। जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है तो सर्कुलर डिस्टेंस जिसको हम रेडियस कहते हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो mvr इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि h ओवर 2 पाई। जैसे कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता है जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे हो सकती है कि यहाँ पे शेल नंबर 1 हो गया, शेल नंबर 2 हो गया, शेल नंबर 3 आ गया, शेल नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि जो ये है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है सेंटर में, हम शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 फॉर के शेल लिखते हैं, जो पहला शेल है उसके लिए क्या है? n इज इक्वल्स टू 1। अगर ये इस रेडियस, इस जो सर्कल है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? 1 इंटू एच ओवर 2 पाई। n कितना होगा यहाँ पे? 1। ये एक कांस्टेंट नंबर है। अगर हम k शेल के बाद l शेल लिखते हैं, l शेल के लिए n कितना होता है? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2h ओवर 2 पाई। ठीक है, अगर हम के m शेल लिखते हैं तो इसके लिए क्या होता है? n इज इक्वल्स टू 3, 2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा 3h ओवर 2 पाई। ठीक है, इसी तरह ये सो ऑन चलता जाता है। यहाँ पे h क्या है? h आपने याद रखना है, h इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है जिसके नाम से इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट लिखते हैं और इसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया कि जो यहाँ पे हमने लिखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हर शेल के लिए चेंज होता जाएगा। h ओवर 2 पाई, 2h ओवर 2 पाई, इसी तरह से 3h ओवर 3 पाई, इसी तरह से 4h ओवर 2 पाई। ठीक है, एंड सो ऑन nh ओवर 2 पाई। ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है h ओवर 2 पाई का। अब पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है? पोस्टुलेट नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो the energy of electron, the electron's energy या energy of electron ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? is proportional to the distance from nucleus। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं further the electron, या इसको हम लिख सकते हैं away from nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है तो इट हैज मोर एनर्जी। इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आर को हम लिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो रेडियल डिस्टेंस होता है। जैसे अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे तो
ये एक शेल्स में ड्रा कर रहा हूँ और दो शेल्स हम ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक ये है और दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन कर देते हैं 2 4 6 एंड 8। अब अगर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर या n इज इक्वल्स टू 2 के अंदर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस किसका ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे R2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल हैव हायर एनर्जी। हायर एनर्जी, इसकी रीज़न क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो हमने पास्टुलेट भी लिखा जो कि बहुत थ्योरी का थर्ड पास्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसे चेंज होती है। द इलेक्ट्रॉन हैज़ फिक्स्ड एनर्जी when it is moving in same shell। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक जो जैसे हम एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर रहा है, अपना शेल चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होगी, चेंज नहीं होगी। जब वो एक ही शेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा के एनर्जी चेंज कैसे होगी। अब क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर शेल, द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, इसके साथ हम ये वो पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये जो रिवर्स है वो भी इसके लिए ठीक होगा कि लोअर टू हायर में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम देख लेते हैं। एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर। ठीक है। ये क्या करेगा, जंप करेगा फ्रॉम n1 टू n2। n1 क्या है, लोअर इन एनर्जी, और n2 क्या है, हायर इन एनर्जी। जब n1 से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये जाना कहाँ चाहता है, n2 के अंदर, n2, और इसकी एनर्जी क्या है, E1, और इसकी एनर्जी क्या है, E2। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करेगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके शेल नंबर 2 में जाएगा। इसी तरह से जो मैंने रिवर्स प्रोसेस बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, N2 के अंदर मौजूद है और ये वापस आना चाहता है N1 के अंदर, इसकी एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी क्या है, E1। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, ये क्या करना चाहता है, वापस आना चाहता है N1 के अंदर, तो इस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। अब ये अपने पॉइंट समझना है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो एनर्जी अपनी चेंज करता है। जब लोअर शेल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर से लो में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये भी समझना है कि लोअर शेल कौन सा होता है और हायर शेल कौन सा होता है। लोअर वो शेल होता है जो कि जिसकी एनर्जी कम होगी और वो न्यूक्लियस के करीब होगा, और जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उसकी एनर्जी हायर होती जाएगी और वो हायर शेल होगा, हायर एनर्जी लेवल होगा।
अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी। तो 5 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed or released by an electron depends on the energy difference between the two energy levels। अब ये दो जो मैंने बातें की हैं कि डिपेंड करेगा एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसके ऊपर। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करना चाहता है, जैसे हमने प्रीवियस बात की, यहाँ से यहाँ जाता है या हायर से लो में आता है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी E1, इसकी एनर्जी क्या होगी E2। आप इनकी जो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब हायर लेवल की एनर्जी लेट से कि 10 किलो जूल पर मोल है और लोअर की एनर्जी क्या है 5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 5 किलो जूल पर मोल। अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वो 5 किलो जूल एब्जॉर्ब करके ये हायर में जाएगा और फिर उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करके वापस लोअर शेल में आएगा। लेकिन जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस का साइन आएगा, जब ये रिलीज़ करेगा तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका था पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी जिसमें हमने डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखेंगे, उसका जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स, इनका सिंबल, उनका जो चार्ज है, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके बाद जो इनका मास होगा kg के अंदर वो कितना होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है इसको हम टेबलाइज फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। सबसे पहला जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो एटम है उसके अंदर 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो एटम का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, दीज आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका जो प्रोटॉन है इसका सिंबल क्या होता है P, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा N और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा E। अब जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1 पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा -1। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या मास पर केजी है उसको हम क्या लिखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 1 AMU होगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर।
न्यूट्रॉन का भी जो चार्ज होता है 1 AMU। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के मुकाबले में बहुत ही हल्का होता है, ये 1834 टाइम्स लेस होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम क्या लिखेंगे 1/1834 AMU, इतना मैस इसका लेस हो जाता है। अब अगर kg के अंदर बात करते हैं तो प्रोटॉन जो है 1.672 इंटू 10⁻⁻29। अब इसी तरह से जो न्यूट्रॉन है वो दिस इज़ 10⁻⁻29। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, दिस इज़ 75। और जो तीसरा है उसको अगर हम देखें तो उसका मैस हो जाता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ये जो यूनिट आपके पास आ रहे हैं इसको हम किस में लिख रहे हैं, kg के अंदर। अब जो चार्ज है इसमें एक चीज़ और मैंने नहीं लिखी, कूलम के अंदर अगर हम इसका चार्ज बताते हैं तो वो भी हम साथ साथ इसके लिख देते हैं। यहाँ पे कूलम के अंदर चार्ज कितना होगा, यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा 1 पॉजिटिव, दिस इज़ 0, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। अगर हम कूलम में इसका चार्ज लिखते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से इसका तो 0 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अमाउंट सेम रहेगी लेकिन चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस, जो उसकी नोटेशन होगी उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब जो इनमें रिलेशनशिप है वो क्या हो सकता है कि इनमें अगर देखा जाए तो इनका जो मैस है वो सेम है। ठीक है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब इन सारे पार्टिकल्स के दरमियान एक फ़ोर्स एक्ट करती है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि इस एटम का स्ट्रक्चर कायम रखती है। और दूसरा हमने रदरफोर्ड थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। तो ये दोनों फोर्सेस एटम का स्ट्रक्चर होल्ड कर रही होती हैं। साथ में तीसरी फोर्स एक्ट करती है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इसमें जो रिलेशनशिप है। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो टोटल मैस होता है एटम का वो दो पार्टिकल बना रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन निगलिजिबल होती है। ठीक है। तो ये जो बात अभी मैंने की है ये आपकी बुक के ऊपर पैराग्राफ में मौजूद है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बोहर एटॉमिक थ्योरी के पास्टुलेट डिस्कस किए कंप्लीट, और उसके बाद डायग्राम के साथ साथ ये E1 E2 क्या है, शेल्स क्या हैं, N1 2 3। उसके बाद ये जो सारा पोर्शन है ये आपका फॉर्मेटिव है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अप टू न्यूक्लियर फोर्स। अगला जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट किया था, जिसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इनके चार्जेस को सारा मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा। एक चीज़ यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको जो है दिस इज़ -27। ठीक है, इसको आप ठीक कर लें, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज़ -27, बाकी ओके है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमने जो डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो इसका रिलेशनशिप बनता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है। जो टोटल मैस बनाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है तो इसको निगलेक्ट किया जाता है। चार्जेस मैंने डिस्कस किए, फोर्सेस डिस्कस की कि कौन सी हो सकती हैं। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आगे मूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस ये किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करते हैं या एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स in an electric field। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि हम जो है एक प्लेट लगा रहे हैं, बैटरी के साथ एक वायर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कौन सा करंट दे रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, और इसको अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करते हैं तो इसको क्या नाम देंगे, ये क्या हो जाएगा एनोड, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कैथोड। ये हमने इस एरिया के अंदर क्या क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा कि तीन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं ज़रा। अगर हम प्रोटॉन को लेके चलते हैं, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जो बुक के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, हमने इसको ये बताना है कि अगर ये अपनी वर्डिंग के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, अगर हम प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं तो ये किस तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, ये पास हो जाएगा स्ट्रेट कैथोड की तरफ जाता है, या जो एनोड है उसकी तरफ जाता है। अब दिखने में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन है वो किस तरफ जाना चाहिए, इसको ठीक है, यहाँ पे कर्व पाथ नहीं आया। अब यहाँ से ये जा रहा है स्ट्रेट, और इसको अट्रैक्शन किस तरफ होगी, कैथोड की तरफ, ठीक है, ये झुक जाएगा, बेंड करेगा टूवर्ड्स कैथोड। अब अगर हम दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखते हैं तो इसको किस तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। तो ये यहाँ से इसका कर्व जो है वो क्या आ जाएगा, जल्दी, मतलब कि ये जल्दी से किस तरफ चला जाएगा, एनोड की तरफ। अब जो तीसरा है, जिसको हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर इसको भी हम छोड़ते हैं तो ये यहाँ से क्या करेगा, स्ट्रेट जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब यहाँ डायग्राम से आपको समझ आ रही है कि तीनों के ऊपर चार्जेस हैं, और चार्जेस की तीनों के ऊपर चार्जेस, तीनों में से दो के ऊपर चार्जेस हैं, तीसरा जो है वो न्यूट्रल है। अब अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है, जैसा कि न्यूट्रॉन है, तो वो किसी तरफ भी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो स्ट्रेट पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं तो वो अपना रास्ता चेंज करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरफ नहीं बल्कि एनोड की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। अब थोड़ा सा मसला ये है कि इसने जो प्रोटॉन है वो आगे जाके थोड़ा लंबा रास्ता लेके फिर कर्व पाथ में जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से मूव कर जाता है टूवर्ड्स एनोड। इसकी रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैस में कम है, हल्का पार्टिकल है, तो जल्दी से ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स एनोड। जबकि जो प्रोटॉन है वो हैवी है, इतनी जल्दी उसकी अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो उसका जो कर्व है वो
दूर से आएगा इसका रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपके बुक के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डायग्राम थी आपके सामने बनाई, और ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप जो है वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। उसके बाद जो है चार्ज न्यूट्रलिटी एंड रेडियो आइसोटोप, इसको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। छोटे से टॉपिक हैं। चार्ज न्यूट्रलिटी क्या है कि एटम बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसको हम न्यूट्रल पार्टिकल क्यों कहते हैं कि अगर देखा जाए तो एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होंगे, तो नेट चार्ज एटम के ऊपर ज़ीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक एटम है जिसका फॉर एग्जांपल कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसका मतलब है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होगा और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और क्या है, 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो 6 और 6 पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इनका समेशन निकाला जाए तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है। तो इससे हम क्या मुराद लेंगे कि एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। एटम को हम क्या कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। तो चार्ज न्यूट्रलिटी एटम के ऊपर ज़ीरो होती है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो इन 3 लाइनों के अंदर एटम की जो न्यूट्रलिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप क्या होता है, किसी एटम एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। कुछ रेडियो आइसोटोप्स भी होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते और कंटिन्यूसली रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, जो कुदरती तौर पे नेचुरल वे के अंदर रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा गैमा इमिट कर रहे होते हैं, हीट रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं। दीज आर रेडियो आइसोटोप्स। अब इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों बल्कि मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। अब कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, मतलब रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटोप दिया गया है प्रोटियम, कार्बन का आइसोटोप दिया गया है जिसको हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और यूरेनियम 238 जिसको जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हमने प्रोटॉन, एक लास्ट पे टॉपिक देखते हैं, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। सिंपल सा है। उसके बाद यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर, ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, और न्यूक्लियस नंबर और एटॉमिक नंबर भी आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे है प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। इसको भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं हम उसको एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने अभी अब एक एग्जांपल दी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 6 होंगे। ये हर एलिमेंट का यूनिक होता है, किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा होता। इसी के ऊपर इस एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि अभी हमने यही डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस हैं ये एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद एग्जांपल में हमें प्रोटॉन इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एच एटम, प्रोटॉन जो होता है नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर, देयरफॉर इट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1।
हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है तो एटॉमिक नंबर भी 1 है। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड देयरफॉर द सेम एटॉमिक नंबर। अब इसने लिखा है कि डू यू थिंक एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2, व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो यस 2 होता है, बिकॉज के जो प्रोटॉन्स हैं वो 2 हैं। अब ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन हैं वो कितने होंगे, बिकॉज के कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो प्रोटॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, दो आपकी असाइनमेंट होंगी, यूनिकनेस और न्यूक्लियस नंबर, जिसको हम मैस नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बेस कर रही थी बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके जो पास्टुलेट्स थे उसको हमने स्टडी किया, और साथ में हमने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको, उनके जो फीचर्स थे उनको देखा, उनका रिलेशनशिप क्या बन सकता था और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करते थे। उसके बाद जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, एटम की न्यूट्रलिटी कैसे होती है, प्रोटॉन नंबर और उसकी यूनिकनेस को हमने आज स्टडी किया। आज का लेक्चर इन्हीं टॉपिक से ऊपर बेस करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक जो होंगे उनके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मीन के जो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आप अपनी पार्टिसिपेशन शो किया करें। हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।